नमस्कार, आप सभी को मकर संक्रांति के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे तो दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन महाकुंभ की शुरुआत कल ही हो गई थी, लेकिन आज मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर अमृत स्नान के साथ प्रयागराज में महाकुंभ की असली रौनक दिखाई थी। इतना विशाल आयोजन है, इतनी तादाद में लोग हैं कि इसकी तस्वीरें देखकर आप चौंक जाएंगे। शाम 5 बजे तक 3.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु त्रिवेणी में स्नान कर चुके थे। इतनी बड़ी संख्या में लोग कुंभ क्षेत्र में पहुंचे, संगम में डुबकी लगाई, लेकिन कहीं भी किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई। कोई शिकायत करने वाला नहीं मिला। यह पूरी दुनिया के लिए अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय है। सबसे ज्यादा हैरत की बात यह है कि कुछ ही घंटों के दौरान संगम में जितने लोगों ने स्नान किया वो कई देशों की पूरी आबादी से ज्यादा है। दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज और मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स के लोग सिर्फ ये जानने समझने के लिए प्रयागराज पहुंचे हैं कि इतनी बड़ी संख्या में जब लोग आए तो उनके लिए इंतजाम कैसे किए जाते हैं, क्राउड मैनेजमेंट आखिर कैसे होता है, क्योंकि कुंभ 45 दिनों तक चलेगा। अगले 1.5 महीने तक लोग इसी तरह इतनी बड़ी संख्या में प्रयागराज रोज पहुंचते रहेंगे। आगे जो 2 अमृत स्नान होने हैं उनमें तो और ज्यादा भीड़ होगी। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन संगम में डुबकी लगाने वालों की संख्या 6 करोड़ तक पहुंच सकती है। अब इसके लिए क्या प्रबंध किए गए हैं, यह देखना जरूरी है। आज पहले अमृत स्नान के लिए सरकार ने क्या क्या व्यवस्थाएं की थी, कैसे टेक्नोलॉजी की मदद से क्राउड को मैनेज किया, सुरक्षा के क्या उपाय किए, महाकुंभ में सबसे पहले नागा साधुओं को संगम में डुबकी लगाने का मौका क्यों दिया जाता है, अखाड़ों के अमृत स्नान का क्रम किस आधार पर तय होता है, इसकी पूरी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूंगा आज की बात में। लेकिन सबसे पहले आज की वो तस्वीरें दिखाता हूं जिन्हें देखकर पूरी दुनिया हैरत में है और आप भी हैरान हो जाएंगे। आज पूर्ण महाकुंभ का पहला अमृत स्नान हुआ। जैसे ही सूर्यदेव का धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश हुआ, जैसे ही सूर्य भगवान उत्तरायण हुए, मकर संक्रांति की बेला में ब्रह्म मुहूर्त में प्रयागराज में संगम के तट पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। परंपरा के मुताबिक सबसे पहले सभी 13 अखाड़ों के साधु संतों, आचार्यों, मां मंडेश्वरों, नागा साधुओं, अघोरियों और महिला साधुओं ने स्नान किया। उसके बाद 3.5 करोड़ से ज्यादा भक्तों ने संगम में स्नान, ध्यान और पूजा अर्चना की। सुबह सबसे पहले श्री पंचायती अखाड़ा मां निर्वाणी के साधु संतों ने अपनी छावनी से संगम की तरफ जुलूस निकाला। आस्था के महाकुंभ के रंगों के बाद अब मैं आपको दिखाता हूं दिल्ली के चुनावी रंग। 2025 का पहला चुनाव है और आज दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने कालकाजी सीट से अपना नॉमिनेशन फाइल किया। लेकिन नॉमिनेशन से पहले आतिशी पर कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन के आरोप लगे। आरोप है कि आतिशी के इलेक्शन कैंपेन के सामान को लाने ले जाने के लिए सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल किया गया। इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की गई। सबूत देखने के बाद इलेक्शन कमीशन के आदेश पर पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर संजय कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। आतिशी पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगा तो अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, राघव चड्ढा जैसे कई नेताओं ने बीजेपी पर हमला बोला। लेकिन इस बीच बीजेपी ने एक नया सियासी बम फोड़ दिया, क्योंकि आज दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया कि दिल्ली में स्कूलों की बसों को और स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले ईमेल एक जुवेनाइल ने, एक नाबालिग ने भेजे थे। पुलिस का दावा है कि इस लड़के ने अपने लैपटॉप और फोन से स्कूलों में बम रखे होने के मेल भेजे। इस बच्चे के पेरेंट का संबंध एक एनजीओ से है। इस एनजीओ ने पार्लियामेंट पर हमले के दोषी अफजल गुरु की फांसी का विरोध किया था।
पुलिस की इसी बात को बीजेपी ने पकड़ लिया और बीजेपी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने इस मामले में सीधे सीधे आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को लपेटा। दिल्ली के चुनाव में अब राहुल गांधी की एंट्री भी हो गई है। आज राहुल गांधी रिठाला इलाके में गए, वहां के लोगों के साथ मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया। पार्क में बैठकर बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों के साथ दही चूड़ा खाया, उसका वीडियो बनाया और इसके बाद राहुल गांधी लोकल लोगों के साथ रिठाला के नाले पर पहुंचे। वहां उन्होंने टूटी हुई सड़कें और चारों तरफ गंदगी, उन सबको देखा। राहुल ने इसका भी वीडियो बनाया और इस वीडियो को भी ट्विटर पर पोस्ट कर दिया और पोस्ट में लिखा, केजरीवाल की चमकती दिल्ली, पेरिस वाली दिल्ली। अब इन्होंने देखो दिल्ली, देखो चमकती हुई दिल्ली है। राहुल जी क्या पेरिस जैसी दिल्ली है, सब जगह यही हाल है। दिल्ली के चुनाव की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस मिले हुए हैं। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की अंडरस्टैंडिंग है और कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी मिले हुए हैं। असल में ये सब जानते हैं कि कोई किसी से नहीं मिला हुआ। बीजेपी और आम आदमी पार्टी तो पुराने राइवल हैं। प्रॉब्लम राहुल गांधी की है, जिन्होंने कुछ ही महीने पहले लोकसभा चुनाव केजरीवाल के साथ मिलकर लड़ा था। इस बार राहुल ने कोशिश की कि आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ा जाए। केजरीवाल ने हवा नहीं दी, क्योंकि हरियाणा में केजरीवाल ने कोशिश की थी कि कांग्रेस के साथ किसी तरह अलायंस हो जाए, मिलकर लड़ें, और राहुल ने उन्हें कई हफ्तों तक लटकाए रखा। इस बार केजरीवाल कांग्रेस से हिसाब बराबर करने में लगे हैं। दिल्ली के बाद अब महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस टूटने की कगार पर है। आज शरद पवार ने साफ साफ कह दिया कि इंडिया अलायंस तो सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए बना था, लोकल बॉडीज के इलेक्शन पर कोई बात नहीं हुई थी। इसलिए अगर स्थानीय निकाय के चुनाव सभी पार्टियां अलग अलग लड़ें तो कोई हैरानी की बात नहीं है। इससे पहले उद्धव ठाकरे ने लोकल बॉडी इलेक्शन अकेले लड़ने का ऐलान किया है और आज शरद पवार ने भी कह दिया उनकी कोशिश तो है कि लोकल बॉडी के इलेक्शन में भी इंडिया अलायंस की पार्टियां साथ रहें, लेकिन उन्हें लगता नहीं ऐसा हो पाएगा। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट बाय इलेक्शन के लिए बीजेपी ने आज अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। बीजेपी ने यहां से चंद्रभान पासवान को मैदान में उतारा है। पासवान का मुकाबला समाजवादी पार्टी के अजीत प्रसाद से होगा। प्रसाद अयोध्या फैजाबाद सीट से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे हैं। अवधेश के इस्तीफे से ही मिल्कीपुर सीट खाली हुई थी। क्योंकि मिल्कीपुर सीट पर 30% से ज्यादा वोट पासी समाज के हैं, अजीत प्रसाद पासी समाज से आते हैं, इसलिए बीजेपी ने भी इस बार पासी जाति के चंद्रभान पासवान को उतारा है। चंद्रभान पासवान जिला पंचायत प्रतिनिधि हैं। आज टिकट मिलने के बाद चंद्रभान पासवान ने कहा कि मिल्कीपुर के लोगों ने अब तक समाजवादी पार्टी को सपोर्ट किया, लेकिन बदले में कुछ नहीं मिला, इसलिए इस बार मिल्कीपुर में बदलाव होगा। और चलते चलते आपको बता दूं, अमेरिका के सामने इस समय सबसे बड़ी चुनौती क्या है। कैलिफोर्निया में लगी आग लगातार फैलती जा रही है। आग की लपटों ने अब लॉस एंजलिस के पड़ोस में वेंचुरा काउंटी को भी अपनी चपेट में ले लिया है। प्रशांत महासागर की तरफ से जो तेज हवाएं चल रही हैं, वो इस आग को और भड़का रही हैं। कैलिफोर्निया में पिछले एक हफ्ते से लगी आग में अब तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है, 23 लोग लापता हैं, 12,000 घर जलकर खाक हो चुके हैं और 1 लाख से ज्यादा लोगों को अपना घर बार छोड़कर भागना पड़ा है। कैलिफोर्निया में लगी इस भयानक आग को बुझाने के लिए अमेरिका को कनाडा और मैक्सिको से मदद मांगनी पड़ी। मैक्सिको और कनाडा ने आग बुझाने वाले हेलीकॉप्टर्स और फायर फाइटर्स को कैलिफोर्निया भेजा है। इस वक्त 8,500 से ज्यादा लोग आग बुझाने में लगे हुए हैं। अमेरिका की आर्मी भी फायर फाइटर्स के साथ आग की लपटों में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने में लगी है। हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट से केमिकल का छिड़काव करके आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अब तक सिर्फ 33% इलाके में ही आग पर कंट्रोल किया जा सका है। एक्सपर्ट्स ने वार्निंग दी है कि तेज हवाओं की वजह से आग नए इलाकों में फैल सकती है।
इसलिए आसपास के इलाकों को खाली कराया जा रहा है। सारी दुनिया ये देखकर हैरान है कि अपने आप को सुपर पावर कहने वाले अमेरिका के लिए एलए की आग बुझाना कितना मुश्किल हो रहा है। सब इस एरा में रहने वाले उन रिच एंड फेमस की बात कर रहे हैं जिन्होंने टीवी पर अपने घरों को जलते देखा। यह आग सबूत है इस बात का कि आप कितने ही पावरफुल हों, कितने ही ताकतवर हों, अगर नेचर अपनी पर उतर आए तो बड़ी से बड़ी सुपर पावर को भी बेबस और बेचैन कर सकती है।